सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसी प्रश्नों के ऊपर हम आज बात करेंगे। ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है, इस पुस्तक की पाठ संख्या 3 से, जी हाँ बिल्कुल, ये पाठ संख्या जो 3 है, जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है, इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। और प्रश्न कैसे होंगे? 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, यानी कुल 4 अंक के आपके इसमें से प्रश्न पूछे जाने हैं। इन्हीं प्रश्नों की PDF नोट्स मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं। आप उन PDF नोट्स के द्वारा देखिए और प्रश्नों को जो है समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर कक्षा 12 हिंदी निवारी के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं और जो राजस्थान बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया उसी के ऊपर ये आधारित हैं। और चैप्टर संख्या 3 है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की खूबियां लिखनी। तो इनकी खूबियां लिखेंगे। इनमें एक तो शब्दों का स्थायित्व होता है, यानी शब्दों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पढ़ने की सुविधा होती है, एक बार पढ़ करके आपको दोबारा पढ़ने के लिए अवसर मिलता है। इसी प्रकार आगे देखिए, नए शब्दों की जानकारी होती है। खबर पढ़ने की स्वतंत्रता, आप कहीं से भी खबर की शुरुआत कर सकते हैं। लिखित शैली से परिचय होता है और मुद्रित माध्यम का पाठक साक्षर और उच्च योग्यताधारी होता है। ये मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की कमियां, यानी प्रिंट मीडिया की कमियां लिखनी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली कमी है सभी के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं है। डेडलाइन की बाध्यता होती है, यानी तुरंत घटी घटनाओं की ये जानकारी नहीं दे पाता है। जैसे आपको पता है कि आज जो अखबार आया है उसमें कल की खबरें हैं। स्थान की बाध्यता होती है, क्योंकि हर एक खबर के लिए एक स्थान निश्चित होता है, उससे ज़्यादा आप उसको जगह नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, अशुद्धि संशोधन में देरी होती है, क्योंकि अगले अंक में उसको सुधारा जा सकता है। लेखन में तारतम्यता, यानी भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, आवंटित स्थान, अशुद्धि शोधन और तारतम्यता पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। और मुद्रित माध्यम में लेखन तथा भाषा शैली पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है? एक तो लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना चाहिए। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर होता है, यानी जो आम बोलचाल की भाषा वो काम में लें। समय सीमा, आवंटित जगह के अनुशासन का पालन जरूरी है। और लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना बहुत जरूरी है। और लेखन में सहज प्रवाह होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? उल्टा पिरामिड शैली बहुत फेमस शैली है समाचार लिखने की। तो समाचार लेखन की प्रसिद्ध शैली है, जिसको 3 भागों में बांटते हैं। इंट्रो, मुखड़ा, मुख्य खबर इसमें होती है। बॉडी, घटते क्रम में इसको समाचार को लिखा जाता है। समापन, आवश्यकता अनुसार इसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां की उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की प्रसिद्ध शैली है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम को, सूचनाओं को बताया जाता है। कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं होता, बल्कि खबर के प्रारंभ में ही आ जाता है। 3 भागों में समाचार बटा होता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो समाचार का मुख्य भाग होता है। बॉडी घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार से लिखा जाता है। समापन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है। छठा प्रश्न देखिए
कि रेडियो में समाचार किस तरह लिखे जाते हैं। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, इसे सुना जा सकता है। इसमें ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख है। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है और लगभग 90% समाचार या स्टोरी इसी शैली में लिखी जाती है। 7वां प्रश्न देखिए कि रेडियो में समाचार लेखन की बुनियादी बातें हैं जो संक्षेप में लिखनी है। सबसे पहले देखिए, साफ सुथरी टाइप्ड की हुई कॉपी होनी चाहिए, ट्रिपल स्पेस में टाइप की होनी चाहिए, दोनों तरफ हांसी होनी चाहिए, एक पंक्ति में 12-13 शब्द से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पंक्ति को अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग नहीं करें, मतलब शब्द को तोड़ करके दूसरी लाइन में नहीं लिखें, और पेज के अंत में भी लाइन को तोड़ करके नहीं लिखनी है। समाचार कॉपी में जटिल उच्चारण में कठिन एवं संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंबे अंकों यानी 1000 से ऊपर को तथा दिनांक को शब्दों में लिखना चाहिए। संकेत चिन्हों के प्रतीकों की जगह नाम लिखने चाहिए, जैसे डॉलर है, प्रतिशत है। रेडियो समाचार में निम्नलिखित क्रमांक 2 साक्षरकर्ता, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्वक जैसे ये शब्द नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि ये तो अखबार के लिए हैं। और वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि रेडियो माध्यम की कमियां लिखनी है। तो रेडियो माध्यम की कमियां देखिए, अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते। रेडियो समाचार बुलेटिन के समय किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश का अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी देखने का समय नहीं होता, क्योंकि देखेंगे तब तक समाचार निकल जाएंगे। रेडियो श्रोता के पास समाचार सुनने और उसे समझने का बस एक मौका होता है, और रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इस पर चित्र नहीं दिखाए जा सकते। ये इसकी कमियां हैं। 8वां देखिए, 8वां प्रश्न कह रहा है कि टेलीविजन में समाचार कैसे लिखे जाते हैं। टेलीविजन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। ये रेडियो की बात एक रेखीय माध्यम है। टेलीविजन में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का महत्व अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विजुअल्स जो होते हैं, दृश्य, उनका महत्व होता है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। आपने देखा होगा, ये जो संवाददाता होता है जो समाचार पढ़ता है, एक तरफ वो पढ़ता है, एक तरफ उसके चित्र चलते हैं, दोनों में सामंजस्य जरूरी है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टेलीविजन में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन है। टेलीविजन समाचार में निम्नलिखित क्रमांक 2 साक्षरकर्ता, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो अखबार में होते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है कि टेलीविजन खबरों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, देखने और सुनने की सुविधा बिल्कुल ठीक है, आंखें भी आपकी एंगेज रहती है और कान भी एंगेज रहते हैं। जीवंत घटनाओं का प्रसारण बिल्कुल लाइव चलता है। प्रभावशाली खबर से परिचित होना और समाचार का लगातार प्रसारण देख पाना, यानी अपडेशन उसमें वो जल्दी होता है। 10वां प्रश्न देखिए कि टेलीविजन खबरों के प्रमुख चरणों के बारे में लिखिए। तो कौन कौन से चरण है देखिए, फ्लैशबैक, ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट और लाइव। तो ध्यान दीजिए, फ्लैशबैक में कोई बड़ी खबर आ जाती है तो सूचना तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। ड्राई एंकर में सीधे सीधे दर्शकों तक कोई बात पहुंचाई जाती है। और फोन इन एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं पहुंचाता है। एंकर विजुअल दृश्य भी दिखाए जाते हैं साथ में। एंकर बाइट जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके कथन दिखाए जाते हैं। लाइव में सीधा प्रसारण होता है। और एक एंकर पैकेज होता है, जो ये ऊपर की सारी बातें हैं ये सब इसमें आ जाएगी। 11वां प्रश्न देखिए, टेलीविजन खबरों की कमियां लिखिए। तो कमियों में देखिए, भाषा से लेकर स्तर पर अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तत्काल प्रभाव पड़ता है उसका। अखबार की तरह टेलीविजन समाचार को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते। बाइट का ध्यान रखना आवश्यक है, कहने वाला क्या कह रहा है। दृश्य और खबर में सामंजस्य जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बोल क्या रहा है, चित्र क्या चल रहे हैं।
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी भी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। आगे देखिए, 12वां प्रश्न, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो और टेलीविजन समाचार में भाषा स्तरीय व गरिमापूर्ण होने के साथ साथ सरल होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो कि सभी वर्ग तथा स्तर के लोग आसानी से समझ सकें। वाक्य छोटे हों, सरल और कानों को प्रिय लगने वाले हों, तारतम्यता हो, जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर आदि नहीं लिखने चाहिए, पढ़ने में जबान लड़खड़ा जाती है। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला, इंटरनेट को एक माध्यम या औजार के रूप में इस्तेमाल करना और खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना। दूसरा है, रिपोर्टर खबरों को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए भेजना और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचार लेखों, परिचर्चा, परिचर्चा, बहसों, फीचर झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर दर्ज करने का काम करते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। आज बहुत सारे अखबार पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। 14वां देखिए कि टीवी पर प्रसारित समाचारों की मुख्य शर्तें कौन कौन सी है? समाचार जीवंत होने चाहिए, लोगों की रुचि के अनुसार होना चाहिए और सत्य पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी नेट संसार पर टिप्पणी लिखिए। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ। ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण प्रारंभ हुए। यानी प्रिंट रूप में तो है ही है, लेकिन अब ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार प्रभा साक्षी नाम से, यानी प्रभा साक्षी नाम से जो प्रारंभ हुआ अखबार, प्रिंट रूप में न होकर के केवल आपको इंटरनेट पे मिलेगा। आज पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट बीबीसी है। हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है जिनमें अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि प्रमुख है। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता भी अपने शैशव काल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी अपने शैशव काल में अभी बहुत विकास बाकी है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी हमारे पास हिंदी की कोई एक मानक कीबोर्ड नहीं है। जब तक हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। मंगला फॉन्ट आने से जरूर कुछ समस्या दूर हुई। इसी तरह 16वां देखिए प्रश्न कि इंटरनेट का परिचय लिखना है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। इसमें प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकालय के सारे गुण हैं, सब आ जाते हैं इसमें। ऑल इन वन है। इसके द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ज्ञान और संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चैटिंग के साथ साथ ब्लॉग बनाकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के संप्रेषण, संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में भी किया जा रहा है। टेलीप्रिंटर के जमाने में जहां 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे, आज वहीं 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट के आने से शोध कार्य आसान हुआ है। 17वां प्रश्न देखेंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास के बारे में लिखिए। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, यानी थर्ड फेज चल रहा है, 2002 से चल रहा है, जबकि भारत में अभी सेकंड फेज ही है। भारत के लिए प्रथम दौर 1993 से प्रारंभ माना जाता है और दूसरा 2003 से माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई पत्रकारिता कर रहा तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सीफी जैसी कुछ साइट हैं। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तेलगा.com को जाता है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पॉयनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक की साइटें ही बेहतर है। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद देखी जा सकती हैं। इसके बाद देखिए
18वां प्रश्न, जनसंचार किसे कहते हैं, इसके माध्यम कौन कौन से हैं। जनसंचार जब किसी तकनीकी या यांत्रिकी के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद स्थापित किया जाता है। मास मीडिया है ना, पूरे बड़े विशाल जनसमूह से जब संवाद स्थापित किया जाता है, इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है। रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी जनसंचार के माध्यम है। 19वां प्रश्न देखिए, मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं। मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया का अर्थ है ऐसा माध्यम जिसमें समाचार को प्रिंट या मुद्रित यानी छाप कर भेजा जाता है। जब किसी सूचना, संदेश या समाचार को लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है तो उसे मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया में ही पहुंचाया जाता है, उसी का सहारा लिया जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट मीडिया। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है प्रिंट मीडिया के माध्यम समाचार पत्र, अखबार, पत्र पत्रिका और पुस्तकें हैं। 21वां प्रश्न, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या उसकी लेखन शैली है, क्योंकि अन्य भाषाओं की बात थी, इसका कोई कीबोर्ड अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। मानक कीबोर्ड नहीं है, निश्चित रूप से कीबोर्ड नहीं होने के कारण लेखन कार्य जो बड़ा कठिन विषय हो रहा है। बाईसवां प्रश्न देखेंगे, इंटरनेट के क्या लाभ हैं। इंटरनेट व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति अपने मन मुताबिक किसी भी स्थान पर किसी भी समाचार, मनोरंजन तथा ज्ञान के विषय को देख अथवा सुन सकता है, उसका आनंद भी ले सकता है। ऐसे समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है, ये मुद्रित माध्यम है। रेडियो कौन सा माध्यम है, ये श्रव्य माध्यम है। टीवी जनसंचार का कौन सा माध्यम है, ये श्रव्य दृश्य माध्यम है। भारत में वेबसाइट पर पत्रकारिता कौन कर रहा है, तहलका.com। उस अखबार का नाम बताइए जो प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं है इंटरनेट पर, ये प्रभा साक्षी। हिंदी के किन्हीं 2 अखबारों के नाम बताइए जिनके वेब संस्करण उपलब्ध है, जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स। वेब में प्रकाशित किन्हीं 3 साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम लिखो, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी, नेस्ट, सराय। मुद्रण की शुरुआत किस देश से मानी जाती है, चीन से। छापेखाने के आविष्कार का श्रेय किस देश को दिया जाता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला, 1556 में गोवा में। नेट या नेट साउंड किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ खुद ब खुद चली आती है, उसे नेट साउंड कहते हैं। हिंदी की कौन सी साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है, BBC। उसके बाद देखिए, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हिंदी फॉन्ट की। किसकी अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती नहीं है, डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण, क्योंकि फॉन्ट का मानकीकरण नहीं है। और हिंदी वेब पत्रकारिता की फॉन्ट संबंधी समस्या कब दूर हो सकती है, हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण किया जाए तब दूर हो सकती है। आपको कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपको जरूर लाभ पहुंचाएंगे। फीचर और आलेख संबंधी प्रश्न भी हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।